हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जो कि है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। यानी आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं कि रोमांटिक इमेजिनेशन क्या होता है, ठीक ना, और उसके थ्रू किस तरीके से एक नेशनल फीलिंग यानी राष्ट्रीयता की भावना किस तरीके से लाई जाती है लोगों के मन में, ठीक ना। इसी चीज़ के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक ना। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, ठीक ना, यानी क्रांति का युग, यानी 1830 से 1848 में किन किन जगहों पे रेवोल्यूशन हुआ, युद्ध हुआ, उसके बारे में हम देखे थे। जिसमें सबसे पहला फ्रांस था, वहाँ पे हम लोग देखे। फिर हम लोगों ने बेल्जियम में देखा। फिर हम लोगों ने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कल पढ़ा था, ठीक ना। आज हम लोग देखेंगे कि रोमांटिक इमेजिनेशन के थ्रू, यानी रोमांटिक जो आर्टिस्ट थे, ठीक ना, उन्होंने किस तरीके से, ठीक ना, आर्ट का इस्तेमाल करके, कल्चर का इस्तेमाल करके, ठीक ना, एक राष्ट्रीयता की भावना लोगों में किस तरीके से पैदा की, ठीक ना। इसको हम लोग इस टॉपिक में जानने वाले हैं, ठीक ना। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक ना। तो कह रहा है कि जो राष्ट्रीयता की भावना है, ठीक ना, वो केवल युद्ध युद्ध या क्षेत्रीय विस्तार करने से नहीं आता है, ठीक ना। मतलब टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते चले गए, ठीक ना, युद्ध जीतते चले गए, इससे केवल राष्ट्रीयता की भावना नहीं डेवलप होती है, विकसित होती है, बल्कि उसमें एक और एस्पेक्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कल्चर, ठीक ना। कल्चर यानी सांस्कृतिक, संस्कृति के थ्रू भी संस्कृति भी यानी कल्चर भी जो है, ठीक ना, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक ना, एक राष्ट्र को क्रिएट करने में, ठीक ना। क्योंकि अगर जैसे एक राष्ट्र है, ठीक ना, तो उसमें क्या होता है, लोगों को एक लगता है, राष्ट्र के जो जो भी लोग हैं, तो उनको लगता है कि हम सेम संस्कृति से बिलोंग करते हैं। मतलब एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग आती है, एक नेशन स्टेट वाली फीलिंग जो हम लोग पढ़े थे, ठीक ना। तो उस तरीके से कल्चर भी क्या करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, ठीक ना। उनको लगता है कि हाँ, हमारा एक सेम तरह का क्या है, कल्चर है, ठीक ना। तो किस तरीके से कल्चर कल्चर भी क्या होता है, प्ले करता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, ठीक ना, राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए लोगों में, ठीक ना, राष्ट्रीयता की भावना को बनाने के लिए लोगों में, ठीक ना। और वो किसके थ्रू होता है, आर्ट के थ्रू, कला, पोएट्री, कविता के थ्रू, कहानियों के थ्रू, ठीक ना, म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू, ठीक ना। ये लोगों में क्या करता है, एक राष्ट्रीयता की फीलिंग लाता है, ठीक ना। तो समझ में आ गया ना कि कहने का मतलब ये है कि केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से आपको क्या नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप नहीं होती है, बल्कि नेशनलिज्म की फीलिंग जो होती है कल्चर के थ्रू भी डेवलप किया जा सकता है, ठीक ना। अब देखिए रोमांटिसिज्म क्या है, इज्म लग गया, इज्म लग गया तो इसका मतलब आइडियोलॉजी है, ठीक ना। किसकी आइडियोलॉजी, यानी जो रोमांटिक आर्टिस्ट उस समय रहते हैं, ठीक ना, उनका जो आइडियोलॉजी है उसी को क्या बोला गया, ठीक ना, रोमांटिसिज्म बोला गया, ठीक ना। जिसमें ये एक ऐसी आइडियोलॉजी थी, ठीक ना, जिसमें आर्ट का इस्तेमाल करके, कल्चर का इस्तेमाल करके लोगों में आंदोलन किया, ठीक ना, इन सारी चीज़ों का यूज करके, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक ना। अभी तो समझ में आ गया कि ये आइडिया था किसका, रोमांटिक आर्टिस्ट है। तो रोमांटिक आर्टिस्ट क्या सोचते थे, समझिएगा। उनका मानना था कि हम लोग एक कल्चरल मूवमेंट करेंगे, ठीक ना। कल्चरल मूवमेंट यानी कल्चर यानी सांस्कृतिक आंदोलन करेंगे, जिसमें हम एक एक राष्ट्रीयता की भाव लोगों में उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। उसमें रोमांटिक आर्टिस्ट ने क्या क्या बोला, रोमांटिक आर्टिस्ट समझते हैं ना, जो प्रेम प्रसंग वाली बातें करते हो, ठीक ना, उनको रोमांटिक आर्टिस्ट बोलते हैं, ठीक ना। जो भी उस समय आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे, ठीक ना, जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, उन्होंने बोला कि आप लोग क्या करते हो, मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज किया किस चीज़ को, क्रिटिसाइज किया यानी आलोचना की। जैसे कि लोग उस समय जो थे, ठीक ना, साइंस और रीजन को बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते थे। ग्लोरीफाई मतलब बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि उस समय साइंस साइंस भी बहुत तेज़ी से विस्तार कर रहा था, ठीक ना। तो उस समय उन चीज़ों को लोग ज़्यादा उसको महत्व देते थे, साइंस वगैरह को ज़्यादा महत्व देते थे, ठीक ना। और जो था आर्ट्स के बारे में उनका ध्यान नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रोमांटिक आर्टिस्ट उस समय के थे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, आलोचना किया, कहा कि नहीं, हमें प्रशंसा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए साइंस की,
ठीक ना, रीजन की, ठीक ना, हमें उसके बदला किस चीज़ की प्रशंसा करनी चाहिए, उसके बदला हमें इमोशन की प्रशंसा करनी चाहिए। मतलब आर्ट के थ्रू इमोशंस की, इंस्टीट्यूशन की और मिस्ट्रिकल फीलिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में फोकस करना चाहिए, ठीक ना। मतलब एक आर्ट के थ्रू भावना उत्पन्न करने की हमें बात करनी चाहिए, ठीक ना, इस पे हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये उनका मानना था, किसका मानना था, रोमांटिक आर्टिस्ट का, ठीक ना। और उनका एक प्रयास था, क्या प्रयास था कि एक तरह का कलेक्टिव हेरिटेज, मतलब सबको लगे, कलेक्टिव हेरिटेज मतलब जैसे एक देश है तो उसमें सबको लगे कि ये हमारी क्या है, देश हमारी एक विरासत है, ठीक ना। मतलब वो सारे लोगों, मतलब उस एरिया से जितने भी जुड़े लोग हैं वो एक देश को अपनी विरासत के रूप में समझे, ठीक ना, सामूहिक विरासत के रूप में समझे। एक समान तरह का वो लोग पास्ट यानी पीछे की जो कल्चर है, ठीक ना, जैसे पीछे की हमारी जो संस्कृति है, कल्चरल पास्ट है, वो एक समान कल्चरल पास्ट हो, ठीक ना। और इसी के बदले वो लोग क्या कर सके, एक नेशन बना सके, एक राष्ट्र क्रिएट कर सके, ठीक ना। ये उनका मानना था, ठीक ना। और उनका प्रयास भी था, किसका प्रयास, रोमांटिक आर्टिस्ट का प्रयास था, ठीक ना। उसी में अब हम लोग देखेंगे कुछ रोमांटिक आर्टिस्ट के बारे में। जैसे कि एक रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जर्मन जर्मन फिलोसफर थे और रोमांटिक आर्टिस्ट भी थे, ठीक ना। उनका नाम था जॉन गोटरफैड, ठीक ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला, ठीक ना, क्लेम, समझिएगा, इन्होंने क्लेम द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर एमंग द कॉमन पीपल, ठीक ना। कह रहा है कि कल्चर के थ्रू, ठीक ना, हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन लोगों के माइंड में क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक ना। और ये सब कैसे किया जा सकता है, तो फोक सॉन्ग के थ्रू किया जा सकता है, ठीक ना, फोक डांस के थ्रू, फोक पोइट्री के थ्रू, ठीक ना। ये सारी जो राष्ट्रीयता की भावना है उनमें पॉपुलराइज किया जा सकता है, प्रसिद्ध किया जा सकता है, उनके मन में इस चीज़ को मतलब डाला जा सकता है। समझिएगा क्या कहने का मतलब है, कि जैसे फोल्क सॉन्ग होंगे, फोल्क सॉन्ग समझते होंगे, लोकगीत, ठीक ना, जो जैसे क्षेत्रीय लेवल पर जैसे बिहार का फोल्क सॉन्ग होता है, बिहार का फोल्क डांस होता है, उसी तरीके से वहाँ पे इसका यूज करके लोगों के मन में क्या क्या क्रिएट करना चाहते थे, वो एक राष्ट्रीयता की भावना क्रिएट करना चाहते थे, ठीक ना। और इसलिए क्या किया जाता था कि सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म ऑफ फोल्क कल्चर, मतलब इस तरह के कल्चर को कलेक्ट करना, जमा करना, इकट्ठा करना, इस तरह के कल्चर को रिकॉर्ड करना भी क्या करता था, उस समय एक नेशन बिल्डिंग का पर्पज माना जाता था, या इसको एक बहुत ही एसेंशियल वर्क माना जाता था, ठीक ना। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई कि किस तरीके से रोमांटिक आर्टिस्ट ने क्या किया, फोल्क सॉन्ग, ठीक ना, फोल्क डांस, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके एक नेशनलिटी, ठीक ना, नेशनलिटी की भावना लोगों में उत्पन्न करने का प्रयास किया। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक ना, एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज किया गया। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे पोलैंड का, ठीक ना, पोलैंड का। तो सबसे पहले पोलैंड को हम समझ लेते हैं, पोलैंड के बारे में कि पोलैंड क्या था। जैसे आज आपको ट्रीटी ऑफ वियना याद होगा, ठीक ना, ट्रीटी ऑफ वियना जो 1815 में हुआ था, जब नेपोलियन हार गया था, ठीक ना। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक ने उसको होस्ट किया था। उसके तहत क्या किया गया था, जो भी लैंड नेपोलियन द्वारा जीता गया था उसको क्या किया गया, इन 3 किंगडम के बीच बांट दिया गया। 3 किंगडम कौन कौन से, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, रसिया, इन तीनों किंगडम्स में बांट दिया गया। उस समय पोलैंड को भी पोलैंड भी पार्ट हुआ करता था फ्रांस का, जिसको जीता था नेपोलियन ने, तो इसको भी क्या किया दिया गया, बांट दिया गया, ठीक ना। मतलब फ्रांस से तो ले लिया गया और उसको बांट दिया गया। तो ये अलग अलग बांटों में, मतलब अलग अलग भागों में क्या हो गया, पोलैंड को बांट दिया गया। अब पोलैंड एक नहीं रहा, पोलैंड क्या हो गया, अलग अलग भागों में बट चुका था। लेकिन इतने अलग अलग भागों में बट जाने के बावजूद भी वहाँ पे किस चीज़ का, यानी वहाँ पे फोल्क सॉन्ग, म्यूजिक, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल, लैंग्वेज, ठीक ना, भाषा का इस्तेमाल किया गया, किस चीज़ को, वहाँ की नेशनल फीलिंग को बरकरार रखने के लिए, ठीक ना, राष्ट्रीय भावना को बरकरार रखने के लिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिया कैरोल कुरपुंस्की, ठीक ना, इनका नाम याद रखिएगा, कैरोल कुरपुंस्की का नाम। इन्होंने क्या किया, नेशनल स्ट्रगल यानी जो राष्ट्रीय संघर्ष किए गए, ठीक ना, जो राष्ट्रीय आंदोलन किए गए, ठीक ना,
उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया, मतलब उसका उत्सव मनाया, ठीक ना, किसके थ्रू? ओपेरा। ओपेरा भी एक तरह का सॉन्ग होता है, म्यूज़िक, ठीक ना। इन टर्निंग फोल्क डांस के थ्रू, जैसे कि पुलनियाज माजूर का, ठीक ना, इसको वो लोग एक क्या मानने लगे, एक राष्ट्र का प्रतीक मानने लगे, ठीक ना। मतलब एक आज़ाद राष्ट्र को आज़ाद करने के लिए इन सारी चीज़ों का करना को वो एक सिंबलाइज करने लगे, इन सारी चीज़ों को एक प्रतीक के तौर पर देखने लगे, ठीक ना, कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो कल्चर है, ठीक ना, कल्चर के थ्रू, यानी जो म्यूज़िक है, ठीक ना, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने लोगों को एकजुट करेंगे, और ठीक ना, अपने लोगों को क्या करेंगे, एकजुट करेंगे, और एक राष्ट्रीयता की भावना लोगों में जाएंगे, क्योंकि फिर से हमको जो पोलैंड अलग अलग भागों में बट गया है, ठीक ना, उसको हम लोग फिर से एक करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। ये तो हो गया ये सब सारी चीज़ें, यानी फोल्क सॉन्ग, फोल्क डांस, ठीक ना। अब देखिए लैंग्वेज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया किस चीज़ में, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, यानी राष्ट्र की भावना को जगाने में, राष्ट्रीय भावना बढ़ाने में, डेवलप करने, विकसित करने में। जैसा कि आपको पता था कि रसिया को क्या मिल गया था, पोलैंड का, मतलब रसिया ऑक्युपाई कर लिया था पोलैंड को, ठीक ना। जब ट्रीटी ऑफ वियना के तहत रसिया को पोलैंड की ज़मीन कुछ मिली हुई थी, तो वहाँ पे रसिया ने क्या किया, पोलिश लैंग्वेज को क्या कर दिया, जबरन वहाँ से हटा दिया, कहा कि पोलिश लैंग्वेज अब नहीं चलेगा। उसके बदले उन्होंने क्या किया, रसियन लैंग्वेज को चारों बगल, मतलब जितने भी एरिया थे पोलैंड में, सब जगह जहाँ पे पढ़ाई वगैरह होती थी वहाँ पे रसियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के लिए बोला, ठीक ना। और पोलिश लैंग्वेज को क्या किया, हटा दिया वहाँ से, कहा कि नहीं अब पोलिश लैंग्वेज नहीं चलेगा। 1831 में क्या हुआ, एक हथियार बंद तरीके से विद्रोह किया गया, ठीक ना, पोलैंड के लोगों द्वारा, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, रसिया की जो पावर थी उन्होंने इसको दबा दिया, इस आंदोलन को दबा दिया। इसके बाद से क्या हुआ, जो बहुत सारे जो क्लर्जी रूलर थे, ठीक ना, मतलब क्लर्जी ग्रुप के जो मेंबर थे, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, पोलिश एज ए लैंग्वेज का इस्तेमाल किया एक हथियार के तौर पर, ठीक ना, राष्ट्रीय विरोध करने में, राष्ट्रीय का विरोध करने में, मतलब सॉरी, नेशनल असिस्टेंस के तौर पर उसका यूज किया, किसका, लैंग्वेज का, पोलिश लैंग्वेज का, ठीक ना। अब इसका किस तरीके से यूज किया जाता था, जैसे पुलिस का इस्तेमाल किया जाता था, पुलिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था चर्च गैदरिंग में, मतलब जब चर्च में लोग इकट्ठा होते थे तो पुलिस लैंग्वेज में ही लोग भाषण वगैरह देते थे, ठीक ना। प्रीस्ट वगैरह जो भी टीचिंग वगैरह देना होता था पुलिस लैंग्वेज में देना होता था। रशियन अथॉरिटीज थी, उनका मानना था कि क्या किया जाए, कि रशियन लैंग्वेज का यूज किया जाए इन सारी चीज़ों में, ठीक ना। लेकिन ये लोग क्या करते थे, पोलिश लैंग्वेज का यूज करते थे। इसके बदला क्या किया गया, उनको मतलब जेल में भी डाल दिया गया, जो भी चर्च के जो क्लर्जी लोग थे उनको जेल भी भेज दिया गया साइबेरिया में, ठीक ना, रशियन अथॉरिटी के द्वारा पनिशमेंट के लिए, ठीक ना। और देखिए इसके तहत हम लोग क्या समझे कि पोलिश लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया एक स्ट्रगल को दिखाने में, मतलब एक संघर्ष करने में, ठीक ना, रशियन डोमिनेंस, रशियन की जो प्रबलता है उसके खिलाफ लैंग्वेज का यूज किया गया एक राष्ट्रीयता की भावना को क्रिएट करने में। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, मतलब इस टॉपिक में देखेंगे क्या क्या पॉपुलर रिवॉल्ट हुए, ठीक ना। इस टॉपिक में फिर से हम देखेंगे कि फ्रांस में एक विद्रोह होता है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।